हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण अपवाद के बारे में समझेंगे, जनरल एक्सेप्शन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो इस पे बनाया था और उसमें हमने सामान्यतः साधारण अपवाद के बारे में यानी कि चैप्टर 4 जो इंडियन पिनल कोड का है उसके बारे में हमने समझा था। हालांकि हमने उसमें सेक्शंस स्टार्ट नहीं किए थे, एक सामान्य तौर पे एक जनरल ओवरऑल ओवरव्यू हमने आपको दिया था चैप्टर 4 का जनरल एक्सेप्शन का। उसमें हमने बताया था कि कैसे क्या मतलब होता है, जनरल डिफेंस का क्या मतलब होता है और कौन कौन से सेक्शंस किस किस एंगल से इसमें कवर किए गए हैं, सारी बातें डिस्कस की गई थी उसमें। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो प्लीज आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सामान्य जो साधारण अपवाद होते हैं वो 76 से स्टार्ट में है इंडियन पिनल कोड में, इस चैप्टर में। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो इसमें 76 होता है, 76। तो धारा 76 को समझेंगे, फिर 77 को समझेंगे, 78 को समझेंगे, 79 को समझेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे जितने जल्दी जितने सेक्शन हम कवर कर पाएंगे कवर करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान जुडिशरी में यहाँ से अभी रिसेंटली जिन लोगों ने भी दिया 2021 के एग्जामिनेशन को, राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिन लोगों ने दिया उनको पता होगा कि प्रीलिम्स में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आए थे इंडियन पिनल कोड से। तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन थे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का कर रहे हैं, तो ये इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 76 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट किया गया वो बाय लॉ बाउंडेशन था, अगर जिस किसी पर्सन ने किया वो बाउंड बाय लॉ था या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था और वो अपने आप को बाउंड समझ रहा है लेकिन एक्चुअली ही वाज अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो अगर कोई कार्य कर देता है तो ऐसे कार्य को, ऐसे एक्ट को हम अपराध नहीं कहते। अब मैं इसको समझाता हूं कि सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन की हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो कहता है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, यानी कि उसको एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को ये बिलीव कर रहा है कि मैं बाउंड हूं, मुझे मतलब बाय लॉ जो है मुझ पे बाउंडेशन है, उस तरीके से वो एक्ट कर देता है। दोनों का मैं एग्जांपल दूंगा 76 में कि बाउंड बाय लॉ क्या होता है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ क्या होता है। देखिए, इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन वो कानूनन अगर अपने आप को बाउंड समझता है तो इसलिए वो कर देता है, चूंकि वो भैया अपने आप को समझता है कि कानून का बाउंडेशन मुझ पे है और इस तरीके से मैं बाउंड हो गया हूं और मैं अपनी ड्यूटी करते समय ऐसा मुझे करना है, वो ऐसा कर देता है। तो मान लिया उससे कोई अपराध भी हो गया तो वो उस अपराध के लिए उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है, दूसरी वजह 76 में ये कवर कर दी जाती है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट उससे हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो समझ रहा था कि मैं अंडर द बाउंडेशन, तो उस सूरत में भी उसको छूट मिल जाती है, क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि एक सोल्जर है, जो आपके इलस्ट्रेशन दिया है बेयर एक्ट में, एक सोल्जर होता है, उसको सुपीरियर ऑफिसर उसको ऑर्डर देता है कि भाई जाके मॉब को रोको और अगर जरूरत पड़े तो उस पर गोली भी चला दो, है ना। तो जस्ट अपने सुपीरियर के ऑर्डर के द्वारा वो बाउंड है, यानी कि भाई कहा गया अपने सुपीरियर की बात मानो, तो अब वो अपनी सुपीरियर की बात मानने में गुड फेथ में वो गोली चलाता है, भले ही सामने वाले भीड़ मर जाए, निर्दोष मर जाए, तो उसके लिए फिर वो सोल्जर जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड बाय लॉ का। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लिया कि कोई पर्सन जिसको ऑर्डर मिला था कि जाके ए को तुम अरेस्ट करो, मान लिया कि एक ऑफिसर को ये ऑर्डर मिला कि तुम ए को जाके अरेस्ट करो, वो जाता है ए के घर पे जाता है और वहां पे सी बैठा होता है, लेकिन उस ऑफिसर को लगता है सी ही ए है, वो नहीं समझ पाता कि सी है, कोई और पर्सन है, इसको मुझे अरेस्ट नहीं करना है। उसे तो लगता है कि भाई मुझको ऑर्डर मिला है, मुझको वारंट मिला है या ऑर्डर मिला है, मुझे बाई लॉ जो है बाउंड हूं मैं और इसको गिरफ्तार करना है मुझे, तो वो गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो ए नहीं रहता कोई और रहता है।
यहाँ पे उस ऑफिसर से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बाउंड हूं और वो अरेस्ट करके लेके चला आता है। तो इस केस में सी जो होगा वो ये नहीं कह सकता कि मुझे रॉन्गफुल कन्फाइंड किया गया है और इस तरीके से इस ऑफिसर को सजा होनी चाहिए, क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। नहीं, उस केस में उस ऑफिसर पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। अब इस सेक्शन को पढ़ने से देखिए दो बातें आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में फर्क होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है कि देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है उसके लिए कोई माफी नहीं है कानून में। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट डथ एग्जीक्यूसेट, आप ये कह सकते हैं, मैक्सिम है। आप फैक्ट अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया तो आपको माफी है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ जो लॉ हो जाएगा आपसे, तो वहां पे आपको कोई माफी नहीं मिलेगा। तो इग्नोरेंशिया जुरिस डज नॉट एक्सिक्यूसेट, इस तरीके से मैक्सिम है। यानी कि कानून जो है आपको आप ये एक कानून मान के चलता है, ये लेजिस्लेचर मान के चलता है कि आपको जो नॉर्मल कानून है, जो आप पे एप्लीकेबल है, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस समाज में आप हैं, उससे संबंधित सारे कानून आपको नॉर्मली सामान्यतः मालूम होंगे। और अगर आप ये एक्सक्यूज बोलने लगेंगे कि मुझे कानून नहीं मालूम था, अरे मैं तो हत्या कर, मुझे पता ही नहीं था कि हत्या करने की सजा होती है ना, तो ये सब नहीं चलता है। सामान्य तौर से माना जाता है कि अच्छा नागरिक है तो उसको सारे कानून पता होगा, उसे अपने अधिकारों का पता होगा, उसको ये पता होगा कि ये अपराध है या नहीं है, तो ये मान के चला जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया मुझे छोड़ दो, नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए कोई माफी नहीं है। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए माफी है। एक चीज तो आपको ये समझना है, 76 में बस इतना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं 76 पे इतना ही था, 77 पे आते हैं। 77 में कहता है कि अगर कोई एक्ट कोर्ट करता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते समय, यानी कि वहां पे कोर्ट या जज को के एक्ट को एक्सक्यूज किया गया, यानी कि वहां पे कहा गया एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अगर कोई न्यायाधीश है, जुडिशली अपना काम कर रहे हैं, तो उनको इम्यूनिटी मिला है। यानी कि अगर जज अपने जुरिस्डिक्शन, अपने दायरे में रहते हुए कोई जजमेंट सुनाते हैं या कोई एक्ट करते हैं, गुड फेथ में करते हैं, तो उनके भी एक्ट को इम्यूनिटी प्रदान है, यानी कि छूट प्रदान है। अब ऐसा नहीं कि एक्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो अब सामने वाले को फांसी होगी तो जज को कहा जाएगा इसने तो किसी का मर्डर करते हैं, नहीं। वो एक जज है, वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गुड फेथ में काम कर रहे हैं। ये सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्यूनिटी इन द सेंस कि नहीं कि ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, जज को ये इम्यूनिटी मिले हैं, ये छूट मिले हैं, ये अपवाद है, हम समझते हैं, ऐसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या वो जज गुड फेथ में काम कर रहा था, क्या वो जज अपने जुरिस्डिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये सब बातें आपको समझना चाहिए। और क्या वो जज अपने जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा था वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय उन जज ने जो एक्ट किया है उसके लिए माफी है, उसको अपराध नहीं समझा जाएगा, बाकी तो अपराध समझा जाएगा। अब कोई जज है किसी को घर पे मार देता है, तो जाहिर सी बात है जज तो एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहां तो ऑफिशियल ड्यूटी अपना वो नहीं करते थे ना, कर रहे थे। तो ये 77 में बहुत ही छोटा था, ये आपको हमने समझा दिया। अच्छा, 78 में आते हैं। देखिए धारा जो 78 है, 77 का आप ये कह लीजिए कोरोलरी सेक्शन है, यानी कि उसी का एक्सपेंशन है। 77 में हमने आपको पढ़ाया जज के बारे में, 78 में हम आपको पढ़ाएंगे कोई ऑफिसर है जो जज के जजमेंट का पालन करते समय आगे काम करता है, जज के ऑर्डर का पालन करते समय आगे काम करता है। तो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को कवर किया गया है 78 में। 78 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर जज के ऑर्डर को, जज के जजमेंट को, उसका पालन करते समय, उसको इंप्लीमेंट करते समय कोई एक्ट करता है, तो इस सूरत में माना जाएगा कि उस ऑफिसर ने कोई काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, जैसे मान लिया कि भाई एक ऑर्डर मिला जज का पुलिस अथॉरिटी को, भैया जाइए फलाने को अरेस्ट करिए। अब वो ऑफिसर जाएगा, जाहिर सी बात है उसको ऑर्डर में कहा गया तो अरेस्ट करेगा, है ना। तो जाके किसी को अरेस्ट वो करता है तो इसका मतलब नहीं वो अपराध कर रहा है पुलिस ऑफिसर, नहीं, उसको ये अथॉरिटी है, उसको ये पूरी अथॉरिटी है कि जाके वो काम करे और उस ऑर्डर का, उस जजमेंट का पालन करे। ठीक है जी। और कभी कभी मान लिया कि ऑर्डर में कहा कि ए को गिरफ्तार करना, अब मान लिया कि कोई ऑफिसर बी को भी गिरफ्तार कर लेता है बाय मिस्टेक, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। दूसरी चीज कि वो ऑर्डर के तहत वो पालन कर रहा था तो उसमें भी वो छूट जाएगा, उसमें भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो 78 में फॉल हो जाएगा वो ऑफिसर। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को कवर किया गया 78 में। और इसी में आप जल्लाद के एक्ट को भी कवर कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई जज ऑर्डर देता है कि भैया फलाने को फांसी देना है, वो जजमेंट सुना देता है, अब जजमेंट के पालना करते
समय, जाहिर सी बात है कि जिसको भी फांसी सुनाई गई है उसको लटकाया जाएगा फांसी पे। तो जल्लाद क्या करेगा, उसको ऑर्डर मिला कि हाँ भाई इसको फांसी पे चढ़ाना है, इतने बजे चढ़ाना है, इतने दिन चढ़ाना है, इस दिन चढ़ाना है। अब वो जल्लाद उस दिन क्या करेगा, फांसी पे लटका देगा। तो उस जल्लाद को भी इम्यूनिटी मिला है, यानी कि वो जल्लाद वो जज साहब के ऑर्डर पे काम कर रहा था, एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जल्लाद को भी इम्यूनिटी मिला, यानी कि जल्लाद पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जल्लाद जो है मर्डर कर दिया किसी का, क्योंकि इन परसुएंट ऑफ ऑर्डर और इन परसुएंट ऑफ जजमेंट ऑफ द जज वो काम कर रहा था। तो 78 में उसको भी एग्जम्पशन मिला है। यही जल्लाद वाला ही एग्जाम्पल आया था राजस्थान जुडिशरी में, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था उनको याद होगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे। अब हम 79 पे आते हैं। देखिए 79 को जब मैं आपको बताऊंगा तो 76 से आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों में फर्क भी एक्सप्लेन करूंगा। 79 में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक्ट किया गया है ना, बाउंड या आप कह लीजिए जस्टिफिएबल बाय लॉ, बाउंड तो नहीं कह सकता, बाउंड तो 76 में है। अगर कोई भी एक्ट किया गया है दैट इज जस्टिफिएबल बाय लॉ, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग जस्टिफिएबल बाय लॉ वो एक्ट हुआ है, तो उसको 79 में हम फॉलो कर देते। जैसे अगर मान लिया कि आपके सामने एक इंसान है, वो दूर से देखने में लग रहा है कि यार उसका कोई मर्डर कर रहा है ना, मतलब कि ए बी का मर्डर कर रहा है। आप पास गए, आपको लगा यार दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अच्छा भाई अब गोली मार देगा, सामने वाला भी बंदूक ताने हुए है दूसरे पे, तो आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि ए बी को मार रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो दोनों एक्टिंग कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बात आपको नहीं पता थी। आपको लगा कि भैया अब संज्ञेय अपराध है और सीआरपीसी मुझे इजाजत देता है कि कोई संज्ञेय अपराध करेगा तो उसको मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। बीइंग ए प्राइवेट पर्सन आई मे अरेस्ट हिम, उसको मैं अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर में उसको दे सकता हूँ, उसको हैंड ओवर कर सकता हूँ। ऐसा आपको सीआरपीसी में पढ़ाया गया, कानून भी है। तो आपको लगा ठीक है भाई मेरे पास अधिकार है, ये तो मैं अगर करता हूँ उसको अरेस्ट करता हूँ तो ये जस्टिफिएबल बाय लॉ है। हालांकि आप बाउंड नहीं है, ऐसा थोड़ी बाउंडेशन डाला गया, आप कर सकते हैं अरेस्ट, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आपको लगता है मैं अच्छा नागरिक हूं, मुझे अरेस्ट करना चाहिए उस इंसान को, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन थोड़ी है आप पे, कोई आप पुलिस ऑफिसर थोड़ी है। अगर बाउंडेशन होता तो वो 76 में आ जाता, 79 में बाउंडेशन नहीं, जस्टिफिएबल होगा। यानी कि अगर अब जो बंदे ने देखा इस चीज को, वो जाके अरेस्ट कर ले, एक अरेस्ट कर लिया, उसको कन्फाइन कर लिया, उसको पता चले पुलिस ऑफिसर के पास लेके चला गया, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक्टिंग कर रहे थे, ए ने भी उसको डांटा, यार तुमने मेरी एक्टिंग खराब कर दी है, वो मुझे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया तुमने, और मैं तुम पे चार्ज लगाऊंगा और तुम क्रिमिनल लायबिलिटी तुम पे आएगी। लेकिन इस सूरत में जिस बंदे ने भी उसको अरेस्ट किया था फॉर द टाइम बीइंग, उस पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, वो 79 का सहारा ले सकता है। धारा 79 में ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी एक्ट किया गया है जो कि जस्टिफिएबल बाय लॉ है। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक तरीके से हुआ है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। इस जो एग्जांपल मैंने दिया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, बिलीविंग अपने आप को ये बिलीव कर रहा था कि मैं जस्टिफिएबल बाय लॉ हूं ना, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट उससे हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं कि ठीक है, अगर उसे सही में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, मान लिया ए सही में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता, किसी का मर्डर करता और कोई उसको पकड़ लेता, तो जो इंसान उसको पकड़ता, अरेस्ट करता, तो ऐसे एक्ट को कहा जाता है जस्टिफिएबल बाय लॉ है। तो जस्टिफिएबल बाय लॉ में यानी कि ये नहीं कहा जाएगा कि जिस किसी ने भी उसको अरेस्ट किया वो रॉन्गफुल कन्फाइन किया, नहीं, ये उसका मतलब सीआरपीसी में अधिकार मिला है, वो जस्टिफिएबल बाय लॉ है, इसको लॉ से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इस सूरत में 79 के तहत जो कोई भी उसको अरेस्ट करेगा उसको छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए जेल में उसको डाल दिया जाएगा, नहीं, उसने तो प्राइवेट बीइंग प्राइवेट पर्सन वो अरेस्ट कर सकता है। इस सेक्शन का सीआरपीसी में जो उसको अधिकार दिया उसका इस्तेमाल उसने किया है, तो वहां पे ये क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने 76, 77, 78, 79 ये चारों सेक्शन हमने पढ़ लिए। आगे की इस वीडियो में इसी के अगले सेक्शन को हम लोग डील करेंगे और समझेंगे कि और सारे कितने एग्जाम्पशन हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस हैं, हम समझेंगे कि क्या 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो क्या वो ऑफेंस कहलाएगा, जुर्म में आएगा, या 7 साल से लेकर 14 साल के बीच का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उस पर क्या क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। आगे फिर अगर कोई शराब पी के कोई अपराध किया है तो उस पर क्या लायबिलिटी आती है। अगर कोई पागल आदमी कोई अपराध करता है तो उस पर क्या लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। तो ये सारे सेक्शन हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और वीडियो को दोबारा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छे अच्छे वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।